आशीष सिन्हा आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद की पाकिस्तान में सुरक्षा 4 गुनी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान के लाहौर में आतंकी हाफिज का सीक्रेट ठिकाना होने की अब पुष्टि हो चुकी है। खुफिया एजेंसी ने पुष्टि की है कि लाहौर के जोहर टाउन के हाउस नंबर 116 में हाफिज रह रहा है। यहां ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। पाकिस्तान सैनिकों को हाफिज के ठिकानों के चारों ओर तैनात किया गया है। हाफिज के ठिकाने के 4 किलोमीटर तक की सड़क को पूरी तरीके से सीसीटीवी से लैस कर दिया गया है। इससे पहले पुष्टि हुई थी कि हाफिज अपने परिवार के साथ लाहौर में घनी आबादी के बीच आराम से रह रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में हाफिज सईद का घर लाहौर में होने की पुष्टि हुई थी। इन तस्वीरों में हाफिज का घर साफ देखा जा सकता है। कहा जा रहा है कि हाफिज की सुरक्षा 4 स्तर पर की जा रही है, यानी 4 लेयर हैं हाफिज की सुरक्षा को लेकर। साथ ही उसकी निजी सिक्योरिटी भी 24 घंटे मुस्तैद रहती है। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी हाफिज सईद के सीक्रेट ठिकाने की जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, उनसे पता चलता है कि हाफिज एक बिल्डिंग में अपने परिवार के साथ रहता है। इसके ठीक सामने हाफिज का एक प्राइवेट पार्क भी है। अब सवाल यह उठता है कि कायर पाकिस्तान कंगाली से जूझ रहा है, आईएमएफ जैसी संस्थाओं के आगे कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, युद्ध के लिए ग्रामीणों को उतारने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि सेना के अफसर जो हैं वो पहले ही पाकिस्तान छोड़ने का प्लान बना चुके हैं। ऐसे में इतना पैसा आतंक के आका को पालने पोसने के लिए कहां से आ रहा है और कैसे दे रहा है? पाकिस्तान और आतंक के खिलाफ भारत है। अब आतंक का आका हाफिज बच मान के चलिए। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ रिटायर्ड एयर मार्शल हैं ओपी तिवारी जी, रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। और हमारे साथ हुसैन जावेद साहब हैं, पत्रकार हैं पाकिस्तान के। हुसैन जावेद साहब, हाफिज सईद का ठिकाना, पता सब कुछ मिल गया है और यह भी बताया जा रहा है कि 4 लेयर की सिक्योरिटी दी गई है, एक लेयर उसमें सेना की भी है। जी आशीष, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। जो हमारे गेस्ट हैं, खासकर त्यागी साहब, उनको भी सलाम। देखिए, बात ये कि अब आपके पास बकौल आपके लोकेशन भी आ गई, जगह भी आ गई, इलाका भी आपने बता दिया, आपने तो घर भी बता दिया, ब्लॉक नंबर भी बता दिया, तो अब इंतजार किस बात का? अगर इतनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास भी नहीं, क्योंकि जहां तक हमारी इतलात थी ना, हमारी इतलात यही थी कि हाफिज सईद जो है वो किसी जेल के अंदर अपनी सजा काट रहे हैं, क्योंकि हमारी अदालत ने उनको सजा सुनाई थी, तो वो आजाद तो नहीं थे। बहरहाल ये आपकी इंफॉर्मेशन है, अगर आपको लगता है कि ये सही है तो फिर इसके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो आपके पास ही हैं। हमें इस बारे में कोई किसी किस्म की जानकारी नहीं है। आपके पास कोई जानकारी नहीं, लेकिन हम जानकारी बता दें, और ये आवाम के लिए समझना और जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि पीओके में आवाम के लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है हथियार चलाने की, बचने की और बताने की कि कैसे दुश्मनों को मारना है। अब सवाल ये उठता है कि जब सेना के बड़े ऑफिसर जो हैं वो अपने परिवार को पहले ही विदेश में शिफ्ट कर चुके हैं, तो इन अधिकारियों को भागने में कितना समय लगेगा? तो ऐसे में हथियार तो आप ही लोगों को उठाना पड़ेगा। आपने ट्रेनिंग ली कि नहीं ली, ये बताइए ना आप पहले। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल सही कह रहा हूं। मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं ली आज तक, ना मुझे कभी इसकी जरूरत पड़ी है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हमारी मुसल्लह फौज है, और जिस तरह आपने कहा है कि हमारे कश्मीरी लोगों को भी ट्रेन किया जा रहा है जो सरहदों के पास रहते हैं, हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ी इस बात की। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं समझ आती कि अगर तो ये बात भी सही है, और ये भी मैंने इंडियन मीडिया से सुना है कि जो हमारे फौजी सरबराहान है, हमारे जनरल्स हैं, बकौल आपके, कि उन्होंने अपने खानदानों को मुल्क से बाहर भेज दिया। पहली बात है कि अपनी फैमिली के हवाले से किसी को क्या फैसला करना है ये तो उनका जाती मामला है। अगर भेजा है नहीं भेजा है ये उनका अपना मसला है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है वो जो बंदा एक सीट पे बैठा है जिसके जिम्मे इस मुल्क का दिफा है, क्या वो इतनी क्षमता रखता है, वो इतना कैपेबल है कि इस मुल्क को फॉरेन एग्रेशन के खिलाफ जो है उसका सामना बहादुरी से कर सके? बिल्कुल, हमें लगता है कि वो ऐसा कर करना होता तो सीधे जंग के मैदान में आते, इन भाड़े के टट्टुओं को नहीं भेजते जो पहलगाम में जिन्होंने आतंकी हमला किया। जावेद जी, आशीष, जंग का ऐलान अगर करना हुआ वो तो इंडिया करेगा। हमने कभी नहीं कहा कि हम जो फर्स्ट हर बार जंग आपकी तरफ से शुरू हुई है, हर बार। करगिल ले लीजिए, कोई भी जंग हो,
हर बार आपकी तरफ से अरे, शुरू हुई है, इस 1965 बार ले तो लीजिए, नहीं हो हर रही बार सर, आपकी तरफ से शुरू हुई है और हर बार मुंह की इस खानी बार पड़ी तो है। नहीं हो रही सर, इस बार तो नहीं हो रही। हम तो सिर्फ सबूत ही मांग रहे हैं आपसे। आज देखिए, देखिए 2 हफ्तों में सबूत नहीं है। पठानकोट आपको लाया गया था ना, सबूत दिया गया था, क्या हुआ उन सबूतों का? 26/11 के सबूत ताल्लुकात दिए गए, उन देखिए, पता सबूतों है का क्या क्या हुआ? सर, ठीक है, आप आपका हमसे हाफिज जो जो भी है वो 4 लेयर की सिक्योरिटी में बैठ के मौज काट रहा है। मेरी बात तो सुनिए। हाँ। जब भी इंडिया पाकिस्तान के इस तरह का होता है ना, कि आपने कहा कि आपने हमारे लोगों को वहां पे दावत दी कि आइए इन्वेस्टिगेट करें, मैं मानता हूँ इस बात को, पठानकोट हमारी टीम गई थी, ये बात आपकी सही है। लेकिन सवाल ये कि आप इंडिया पाकिस्तान जो ताल्लुकात होते हैं उनको एक डगर पे तो चलाएं। आज होते हैं, कल नहीं होते हैं, इस तरह कोई भी मामला कैसे आगे बढ़े। हम्म। हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन भी जुड़ गए हैं। रमन, जिन्होंने ये खबर, एक्सक्लूसिव खबर हमारे तक पहुंचाई है। रमन, ठिकाना भी पता चल गया। जावेद साहब ये कह रहे हैं कि भाई उनकी जानकारी के मुताबिक जो हाफिज है वो जेल की सलाखों के पीछे है, और हमारी जानकारी के मुताबिक वो बड़े ऐशो आराम से रह रहा है, प्राइवेट पार्क भी है, प्राइवेट पुल भी होगा, और पाकिस्तान की जो आवाम है वो गुर्बत में जी रही है, और ये आतंकी जो हैं वो बढ़िया प्राइवेट पुल में इस समय गर्मियों का आनंद ले रहे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर हम देखें जो हाफिज सईद की अगर हम बात करें तो दुनिया को दिखाने के लिए उसे ज़रूर सलाखों के पीछे जो है वो रखा गया है, लेकिन असलियत जो है वो सभी जानते हैं कि किस तरीके से खुलेआम इस समय पाकिस्तान के लाहौर प्रांत में जो है वो अपना ऐशो आराम से जो है वो बैठा हुआ है। और ये जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद जो है उसे एक ऐसे इलाके में शिफ्ट कर दिया गया है जहाँ पर पूरी तरीके से सेफ हाउस उसको बनाया गया है। हमारी इतला के मुताबिक लाहौर का जो मुनीर रोड पर मियां मीर कंटोनमेंट का इलाका पड़ता है, वहां पर जहां पर फोर्स हुसैन जावेद साहब, एक मिनट रुकिएगा। रमन सैनी साहब, रमन जी एक मिनट रुकिएगा। हुसैन जावेद साहब, ये एड्रेस ध्यान में सुन लीजिएगा, और अगर आपको फिर भी विश्वास ना हो ना तो जाके क्रॉस चेक कर लीजिएगा। रमन जी, आप अपनी बात पूरी करिए। जी हाँ, बिल्कुल। मैं ये कह रहा था कि जो हमारी जानकारी है, जो हमें अपने सूत्रों से जानकारी मिली है, इस समय हाफिज सईद को लाहौर के मुनीर रोड के मियां मीर कंटोनमेंट जो 4 कोर के कमांडर का जहां पर घर है उसके बगल में ही इस हाफिज सईद को जो है वो रखा गया है, और बाकायदा 4 लेयर की सिक्योरिटी जो है इसको प्रोवाइड कराई गई है। 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो हैं इसको पाकिस्तान की सेना की तरफ से दी गई हैं, और इसकी जो पूरी सुरक्षा का घेरा है वो पाकिस्तान के पूर्व एसएसजी के जो कमांडोज हैं उनकी देखरेख में, उनके सुरक्षा घेरे में इसको रखा गया है। साथ ही साथ में जो बुलेट प्रूफ गाड़ी में ये घूमता है उसका ड्राइवर भी एक पूर्व एसएसजी का कमांडो है। तो आप समझ सकते हैं कि इस पहलगांव के हमले के बाद जो इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर खलबली मची हुई है, पाकिस्तान के अंदर एक सुपर पैनिक मोड के अंदर पाकिस्तान नजर आ रहा है, क्योंकि उनके नेताओं के अगर हम बयान देखें, उनके जिस तरीके से बाकी जो सेना के लोगों का अगर हम बयान देखें, इकरारनामा भी देखें तो है कि पाकिस्तान को इकरारनामा भी देखें। रमन, इकरारनामा का भी जिक्र कर लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इकरारनामा भी आप इसमें स्पष्ट समझेगी कि पाकिस्तान के चाहे डिफेंस मंत्री हों, बिलावल भुट्टो हों, ये लगातार इंटरनेशनल मीडिया में इंटरव्यू देते हुए इस बात को मान रहे हैं कि देखिए, डर्टी गेम पिछले 30 साल से हम पाकिस्तान की जो सरकार है वो पश्चिमी देशों के लिए करते रहे हैं। तो ये आप समझिए, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि हमारा एक हिस्ट्री रहा है। वो हिस्ट्री रहा नहीं, वो हिस्ट्री अभी भी कंटिन्यू है, क्योंकि हम लगातार एक एक सबूत, एक एक खुलासे जो हैं उस पहलगांव हमले के बाद करते आ रहे हैं। और आप ये समझिए कि जिस तरीके से इस समय पाकिस्तान के अंदर हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान को एक तरफ से बीएलए ने पूरी तरीके से दबोच कर रखा हुआ है, दूसरी तरफ से जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका पड़ता है नॉर्थ वजीरिस्तान का, जहां पर टीटीपी के लड़ाके हैं, वो पाकिस्तान की सेना पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो अब बीएलए ने चाइना को भी खुली रूप से जो है वो धमकी दे दी है कि जो सीपेक का उनका जो प्रोजेक्ट इस समय बलूचिस्तान के अंदर चल रहा है उसको वहां से छोड़कर निकल जाइए, वरना ये कार्रवाई अब आपके खिलाफ भी जो है वो बीएलए की होगी। तो इससे आप समझ रमन, आप बने रहिएगा। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पहलगाम हमले के बाद भारत का एक और बड़ा फैसला, पाकिस्तान से जो कारोबार है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। भारत ने आयात और निर्यात दोनों पर रोक लगाई गई है। पाबंदी पर केंद्र सरकार का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन सैनी जुड़े हुए। रमन, भारत सरकार का एक बड़ा फैसला, 3,500 करोड़ से ज्यादा का जो सालाना कारोबार होता था आयात और निर्यात का,
उस पर सरकार की तरफ से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल आशीष जी, इस चीज़ के संकेत उसी दिन मिलना शुरू हो चुके थे जब भारत के सरकार की तरफ से पहली सीसीएस की बैठक जो है वो 23 तारीख को बुलाई गई थी पहलगांव हमले के बाद, और 5 बड़े डिप्लोमेटिक फैसले लिए गए थे, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी और दूसरा बड़ा फैसला जो था वो था जो आपका अटारी बॉर्डर जिससे लोगों का आना जाना होता है, सारी तिजारत जो है उसी के माध्यम से होती है, सारा जो बिजनेस है वो उसी माध्यम से होता है। जब उसे पूरी तरीके से कट ऑफ करने के आदेश भारत सरकार की तरफ से दे दिए गए थे, तभी ये जो है वो अंदाजा लगना शुरू हो गया था कि पूरी तरीके से जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, चाहे वो भारत का सामान पाकिस्तान जाता हो जिससे पाकिस्तान के लोगों को सहूलियत मिलती है, या फिर पाकिस्तान का सामान जो हम खरीदते थे ताकि उनको पैसा मिल सके और उनकी कुछ मदद हो सके, तो वो जो है बिजनेस अब पूरी तरीके से भारत सरकार ने इसको ठप कर दिया है। इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से डिजिटल स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान पर भारत की तरफ से की गई, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के बाद डिजिटल स्ट्राइक को लगातार जो है वो की जा रही है, चाहे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का चैनल हो, चाहे पीटीआई का चैनल जो इमरान खान का चैनल है उसको बैन कर दिया गया भारत के अंदर। तमाम वो पाकिस्तानी मीडिया के चैनल जो लगातार पाकिस्तान की सेना पर कहने पर प्रोपेगेंडा जो है वो भारत के अंदर चला रहे थे, भारत की गलत छवि को पेश करने की कोशिश कर रहे थे, उनको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। जितने भी वहाँ के आर्टिस्ट हैं उनके इंस्टाग्राम हैंडल्स को जो है वो पूरी तरीके से बैन कर दिया। अभी हाल ही में खबर आई कि जो वहाँ के क्रिकेटर हैं बाबर मसूद, उनकी भी जो है इंस्टाग्राम आईडी को पूरी तरीके से बैन कर दिया। तो एक आजम की जो आईडी थी उसको बंद किया गया। लेकिन मैं अपने दूसरे मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले इस खबर पर आपकी जानकारी चाहूंगा और दर्शकों तक भी यह आप पहुंचाइए कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, ये वही रक्षा मंत्री हैं जिन्होंने एक बात कबूल किया था कि पाकिस्तान जो है वो आतंक को पालता पोसता और 30 सालों तक काम किया। अब उनका एक नया बयान सामने आया। उन्होंने कल देर रात ये बयान दिया और कहा कि अगर सिंधु नदी का पानी भारत रोकता है तो हम हमला कर देंगे। एक और गीदड़ भभकी पाकिस्तान की तरफ से। देखिए आशीष, अभी अगर हम ये देखें तो पाकिस्तान को ये समझ ही नहीं आ रहा कि जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक सिंधु इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर भारत ने ली है उसको आखिर संभाले कैसे। पाकिस्तान को तो अभी तक ये चिंता सता रही थी कि भारत ने अगर पानी बंद कर दिया तो बूंद बूंद के पानी के लिए जो है वो पाकिस्तान तरस जाएगा। लेकिन अगर आप देखें तो कल इतना पानी भारत की तरफ से छोड़ दिया गया कि वो पूरी की पूरी तरह जो है डूबता हुआ नजर आया। कल चेनाब दरिया की तस्वीरें जो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा जो है उसमें डूबता हुआ नजर आया। इसके साथ साथ में झेलम नदी का जब पानी छोड़ा गया था तो पाकिस्तान अभी यही नहीं तय कर पा रहा है कि आखिरकार भारत करना क्या चाहता है। क्या उनको पानी के बिना तरसाना चाहता है या पानी में डुबो कर मारना चाहता है। ये एक बड़ी दुविधा जो है वो पाकिस्तान के लिए बनी है। दूसरी अगर हम बात करें जो आसिफ ख्वाजा हैं उनके बयानों पर अब कोई बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत गंभीरता से उसको नहीं ले रहा है, क्योंकि उनके हर दिन बयान जो है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कभी वो धमकी के स्वर में नजर आते हैं, कभी वो गिड़गिड़ाते हुए नजर आते हैं, कभी वो कहते हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, कभी वो इंटरनेशनल मीडिया में जाकर कहते हैं कि पाकिस्तान आतंकियों को पैदा करता है, पाकिस्तान ने सोवियत संघ को तोड़ने के लिए यूएस और ब्रिटेन की जो है वो मदद की है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय खुलासे अगर वो कर रहे हैं और साथ ही साथ में अपने साथ साथ में ब्रिटेन और यूएस को भी फंसाने की कोशिश जो है वो जो हाफिज ख्वाजा है उनकी तरफ से लगातार किया जा रहा है। इसलिए उनके बयानों को जो है अब बहुत ज़्यादा गंभीरता से भारत के अंदर नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि हाथी के दांत जो हैं वो खाने के और दिखाने के और होते हैं। आशीष, जाहिर तौर पर, और यही वजह है कि भारत की तरफ से जो तवज्जो है वो भी नहीं दिया जा रहा है। सबसे पहले ओपी तिवारी जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगा। ओपी तिवारी जी, हाफिज का जो ठिकाना है उसका पता चल गया। हाफिज पाकिस्तान में है। हालांकि जावेद साहब ये कह रहे हैं कि वो जेल में बंद है, लेकिन हमारे सोर्सेज ने कंफर्म जानकारी दी है। अब सवाल ये उठता है कि हाफिज पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी मजबूरी जो है वो कैसे बन गया। क्या पाकिस्तान के आवाम के हित के ऊपर हाफिज की सिक्योरिटी आ गई है? देखिए आशीष, ये हाफिज जो है ना, देखिए इंडियन पाकिस्तान हाफिज, मैं थोड़ा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको देना चाहूंगा कि पाकिस्तान की जो आर्मी है 1971 के डिफीट के बाद वो खुद ही एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। पाकिस्तान की आर्मी नहीं है बल्कि एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका पैरेलल एक्सटेंशन काउंटर हाफिज है और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये उसका देखा जाए तो उसका स्टेटस तो कोर कमांडर के बराबर है। जेल में रखे या कहीं रखे तो उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है जो एक उनका आर्मी का एक पैरेलल पार्ट रन कर रहा है। नाम कुछ और दे दिया जाए, भले कुछ और दे दिया जाए, लेकिन है पाकिस्तान आर्मी का पार्टी। और हाफिज को इतना, अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप इतनी सिंसियर होती तो इसको अभी तक एलिमिनेट कर चुकी होती या कुछ सजा दे दी होती और शादी हुई। लेकिन पाकिस्तान पॉलिटिकल लीडरशिप की अपनी मजबूरी है,
क्योंकि जो भी कंट्रोल करता है मुनीर साहब ही कंट्रोल कर रहे हैं। जो पाकिस्तान की आर्मी जो कंट्रोल कर रही है, पाकिस्तान की आर्मी पिछले 40-50 साल से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को खोखला बना दिया है। सारा पैसा लेके खुद ही ट्रांसफर करके, जावेद साहब एग्री करेंगे कि बाजवा साहब कितने पैसे ले गए थे। मुनीर साहब अपने स्पेशल प्लेन से अपनी फैमिली को भेज सकते हैं। किसी भी विश्व में किसी भी देश का जनरल, इंडिया की बात छोड़िए, ऐसा कभी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आपने अपने देश का कंट्रोल एक ऐसे बेईमान और आदमी को दे दिया जो खाली अपने लिए सोचता है और किसी लिए सोचता है, तो आपके देश की हालत तो ऐसी होगी। हाफिज का अगर पॉलिटिकल लीडरशिप चाहे तो इसको एक सजा दे सकते थे, कुछ कर सकते थे, जेल में बंद है। लेकिन मुनीर का सबसे बड़ा काम इसमें हाफिज कर रहा दिलचस्प है। बात यह है ओपी तिवारी जी कि साल 2022 में हाफिज सईद को पाकिस्तान की ही एक अदालत ने टेरर फाइनेंस के 2 मामले में 33 साल की सजा सुनाई थी। 2019 में उसको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन यह सजा केवल नामात्र के लिए सुनाई गई थी और इसे महफूज एक ठिकाने पर रखा गया है, दुनिया को दिखाने के लिए कि हमने आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई की है। यह एक मुखौटा है पाकिस्तान का। बिल्कुल सही है। साजिद का तो ये तो एक दिखाने के लिए दी गई थी, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट आदमी है पाकिस्तान आर्मी का। पाकिस्तान आर्मी का सारा काम वही कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी खुद ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वो पीछे से अटैक करती है, आगे से तो कर नहीं सकती, लेकिन एज ए आर्मी वो कैसा काम नहीं कर सकती। तो उसने एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसको मुखौटा आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन देख के बनाया है, जो अटैक करते हैं। तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए उन्होंने एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की है जो वेरी मच उनका ही पार्ट है। तो इसका ध्यान रखेंगे ही, और इनका भविष्य में भी यही रहेगा। अगर ये इनकी आर्मी ऐसी चलती रही, कंट्रोल इनका पॉलिटिकल पार्टी का कंट्रोल नहीं रहा, आवाम नहीं सुधरी इनसे, तो ये चलता रहेगा। अब देखिए जैसा इंपोर्ट बंद हुआ है, अब पाकिस्तान से इंडिया क्या खरीदता था? फ्रूट्स, नट्स, प्लांट्स के पार्ट्स। इसमें कौन इन्वॉल्व है? आवाम, जनता, किसान जो है वही अफेक्ट होंगे। तो ये आवाम को समझ में आना चाहिए कि इस बेवकूफी की वजह से, इस बदतमीज और ये बेईमान आर्मी चीफ के चक्कर में ये पूरा बर्बाद हो रहा है। ये तो मैं जावेद साहब से कोशिश कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि समान में आए उसको एलिमिनेट करें। एक आदमी को एलिमिनेट करें, और आर्मी का तो ऐसी मनोबल ऊंचा हो चुका, डाउन हो चुका है, सब लोग भाग रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जावेद साहब भी क्या कर लेंगे? वो एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां अगर आपने सेना के खिलाफ कुछ भी बोला तो आपका गला काट दिया जाएगा। जावेद साहब के साथ मुझे हमदर्दी है। जावेद साहब चाह के भी नहीं बोल पाएंगे, मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूं। जावेद साहब, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, आप हैं इधर के, बात उधर की कर रहे हैं, बात मैं समझता हूं। टीपी त्यागी जी के पास आना चाहूंगा। टीपी त्यागी जी, अभी आपने सुना ओपी तिवारी जी को जो बता रहे थे कि हाफिज सईद को पाकिस्तान ने क्यों संभाल कर रखा है, लेकिन सवाल यह उठता है कि हाफिज सईद जैसे आतंकवादी को, इसकी संगठन को फंडिंग कहां से हो रही है, किस तरीके से ये फंडिंग मिल रही है, और ये टेरर जो कैंप है ये कहां चलाता है? देखिए, सारी चीजें प्लेट के ऊपर रखकर आपको मिल चुकी हैं। मैं तो पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं जावेद साहब, इनकी बात से सहमत हूँ। बड़े ज़हीन आदमी हैं, जो भी जवाब देते हैं अच्छा जवाब देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सईद साहब हैं उनकी उपयोगिता खत्म हो चुकी है, वो बूढ़े हो चुके हैं, और अब उनको अगर कहीं पर रखा जा रहा है तो 2 बातें सोचिए। पहले उनके जो वफादार लेफ्टिनेंट थे अबू कताल को मार दिया गया अज्ञात बंदूकधारियों ने, उसके बाद अब्दुल रहमान को मार दिया बंदूकधारियों ने, भी बहुत मारे गए, और हो सकता है कि अब इनका भी नंबर हो। लेकिन अगर इस टाइम हाफिज सईद मारे जाते हैं तो उसका क्रेडिट हिंदुस्तान को मिल जाएगा। इसलिए पाकिस्तान ने उनको थोड़ा बचा के रखा है कि मरना तो निश्चित है पर बाद में मर जा, यानी कि इस वक्त उसको हिंदुस्तान को क्रेडिट ना मिल जाए इसलिए दिया है, वरना उपयोगिता उसकी खत्म हो चुकी है, पर्टिकुलरली आफ्टर दिस पहलगाम हमला। जब पाकिस्तान में किसी आतंकी की उपयोगिता खत्म हो जाती है तो वहां की ISI खुद उनको, आप देख रहे हैं पिछले कुछ समय में 20-25 आतंकी, उससे पहले ओसामा बिन लादेन, उसके बाद अल-जवाहिरी, उसके बाद और 20-25 आतंकी इस तरकीब से मार दिए गए। तो ये तो दिस इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ कंसर्न। हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि पश्चिम एशिया में सबसे ज्यादा आतंकवाद है,
और पश्चिम एशिया के एक किनारे पर इजराइल है, एक किनारे पर भारत है। ये दोनों देश आतंकवाद से ग्रसित हैं। हमें आतंकवाद के खिलाफ एक दूसरे का अनुसरण करना चाहिए। इजराइल में अक्सर मोसाद जैसी कार्रवाइयां होती हैं। इस बार जब मोदी जी ने कहा कि आतंकियों को और उनके आकाओं को धरती के इस सिरे से उस सिरे तक ढूंढ कर मिट्टी में मिलाया जाएगा, यानी कि हमारे जो ऑप्शंस हैं उसमें कोवर्ट ऑपरेशन, मोसाद टाइप ऑपरेशन, सीक्रेट ऑपरेशन भी शामिल है। और जावेद साहब, और ये केवल हाफिज तक सीमित नहीं रहेगा, ये जाएगा मौलाना मुनीर तक भी। आप इसे देखिएगा। वैसे उसका नाम अच्छा रखा आपने, मौलाना मुनीर। सर। जावेद साहब, आपने सुना ना कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, आपके मौलाना मुनीर बचेंगे नहीं आप। बिल्कुल, मैंने अपने दोनों जो पैनलिस्ट हैं उनको सुना है। और आशीष, आपकी इजाजत से अगर मुझे सिर्फ 2 मिनट दे तो मैं सवाल करना चाहूंगा अपने दोनों पैर से। मुझे सिर्फ 2 मिनट अनइंटरप्टेड दीजिएगा, फिर आप जो सवाल करेंगे मैं उसका जवाब भी दूंगा। जी देखिए, बात ये कि अभी टर्म कॉइन की है मौलाना मुनीर साहब, तो सबसे एक बात है कि मौलाना आपके यहाँ भी होते हैं, हमारे यहाँ भी होते हैं, और ये बड़ा इज्जत का मकाम होता है। ऐसा बंदा जो इस्लाम के अंदर, जिसका बहुत ज्यादा इस्लामिक हवाले से, धार्मिक हवाले से एक नॉलेज होता है, लोग उससे सलाह भी देते हैं। तो मैं समझता हूँ ये इतना हमें तो ये अच्छा ही लगा। इसको एक अच्छी टर्म कॉइन। जावेद साहब, पहले एक सेकंड, दोबारा पहले सवाल पे रुकिए। आपने कहा इस्लाम, अभी आप इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुसलमानों का मुल्क है, उसने कहा ये पाकिस्तान का कौन सा इस्लाम है भाई? तो इस्लाम के नाम पे बात ना करें। अब आप दूसरा सवाल पूछिए। देखिए, मैं इस बात का एतराफ करता हूँ कि मैं अपने आप को बिल्कुल कोई जो है ना इस्लाम का माहिर तो नहीं हूँ, मैं बिल्कुल एक आम आदमी हूँ, और मेरा जो है वो एक खास हद तक इस हवाले से नॉलेज है। लेकिन मैं वही कहूँगा कि आपने टर्म जो वो अच्छी कॉइन की है, और इससे हमें तो इसमें भी एक इज्जत दिखाई देती है। जो मौलाना नाम है, ये मतलब ये जो एक लकब है, ये इसकी अपनी एक इज्जत होती है, तो ठीक है, सो कि मुझे उस पर कोई इतराज नहीं है। लेकिन मैं ये बात कहूँगा, अब जो मेरा सवाल है आशीष, जो मैंने आपसे सिर्फ 2 मिनट मांगे थे, क्योंकि मेरा सवाल अपने दोनों जो है पैनलिस्ट इनसे, हमारे यहाँ ना 22 अप्रैल के बाद एक यहाँ पे परसेप्शन बन चुका है जो आज तक कायम है, अभी तक कायम है, कि शायद इंडियन आर्मी किसी भी बड़ी कैंपेन के लिए तैयार नहीं। अब जब मैं ये कहता हूँ तो मेरे पास कुछ वजूहात होती है। वजूहात ये होती है, आपकी एयरफोर्स को 42 स्क्वाड्रन चाहिए। ये इंडियन एयरफोर्स के अपने बयान आते रहे हैं इस तरह के। आपके पास 31 है, आपके पास जो है वो तेजस थे, जो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड किस्म का एयरक्राफ्ट था। जुलाई 2024 में मिलना था, वो अभी तक वो मिल नहीं सका इंडियन एयरफोर्स को। रफाल आपके स्टेट ऑफ द आर्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। सर, ये क्वेश्चन नहीं है, ये एनालिसिस है। अगर एनालिसिस करने पर हम आ गए तो अरे नहीं, फालतू नहीं। ये भारत में क्या है, आपको परवाह ना करें। हुसैन जावेद साहब, आपने मुझसे कहा था, कर्नल टीपी त्यागी जी से नहीं कहा था। त्यागी जी को बात रखने की आजादी है, त्यागी जी बात आप अपनी आप रखिए, उसके बाद जावेद साहब आप जवाब दीजिएगा। ये सवाल जी मैं आपसे मांगे थे 2 मिनट, अगर 2 मिनट दे दें आप बेशक मेरे सवाल आप एनालिसिस की बात कर रहे हैं, त्यागी जी भी वही कर रहे हैं। त्यागी जी और जावेद जी को स्क्रीन पर लाया जाए, त्यागी जी का जवाब हो जाए। जावेद भाई, आप अपनी बात को रख लीजिएगा। जब ये बोले मैं बीच में नहीं बोला सर, मैं सवाल पूछूंगा। सवाल पूछने की बजाय आप कहने लगे देखो हिंदुस्तान के पास तो केवल 31 स्क्वाड्रन चाहिए। भाई अगर ये एनालिसिस तो मैं की बात है, देखिए मैं कितना शांत अंदाज से, आपके पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं हमारे पास तो है, आपके पास एक भी न्यूक्लियर सबमरीन जवाब दूंगा, पहले मेरी बात तो कंप्लीट होना चाहिए। आपके पास MIRV टेक्निक नहीं, हमारे पास वो टेक्निक आप बिला वजह हाइपर हो रहे हैं, आप बिला वजह हाइपर हो रहे हैं। शांति से बात आपके पास नहीं, आपके पास त्यागी जी आप सुन लीजिए, जावेद जी को सुन लीजिए। जावेद जी बोलिए, एनालिसिस मत करिएगा। हाँ, आप अपने सवाल उठा आप पूछ सकते हैं।
जावेद साहब, देखिए, मैं हम विचारों के प्रति ईमानदार व्यक्ति हूँ और तबादला ख्यालात के लिए इकट्ठा हुए हैं। अरे यार, आप एक क्या दूसरे के जी क्यों साथ गुस्से में? मुझे समझ नहीं आ रही है, आप का इतने सवाल शांति पूछता हूँ, अंदाज आप से, मेरे इतने से शांत पूछने अंदाज लगे। से बात कर रहे भारत के हैं। पास क्या है? भारत के पास धोती है, और धोती में क्या है 65 में बता दिया गया था। आशीष, मुझे समझ हल्की नहीं बात आ रही, करते अब मैं अपनी बात करूं ना करूं। टीपी आप त्यागी सवाल जी पूछो। सुन लीजिए, हुसैन साहब आप बोलिए, फिर ओपी तिवारी जी से भी जवाब लेंगे। जी बोलिए। देखिए, मैं इस जो जब भी आपके शोज में या किसी शोज में जाता हूँ ना, मेरी एक चीज होती है, अगले गेस्ट जो पैनलिस्ट बात करेंगे उनकी बात खामोशी से मैंने सुननी है, फिर मैंने अपनी बात करनी है। और मैं भी ये चाहता हूँ जब मैं भी बात करूं तो अगले एक दफा सुन ले। बाकी मैं कतई नहीं चाहता कि जो मैं बात कह रहा हूं आप उससे मुत्तफिक हो, हमारे ख्याल नहीं मिलते, इट्स ओके, लेकिन शांतिपूर्ण माहौल में बात तो हो सकती है। तो मैं सिर्फ 1 मिनट ले रहा था कि हमें यही लगता है, मैं अपने मुल्क के परसेप्शन की बात करूं ना, इसको जरा सुन तो ले। वो मैं सिंपल ये कह रहा था कि इंडियन एयरफोर्स के पास कमी है, आपके जैगवार में जैमिंग इशू आ रहा है, एयर यार वाइस फिर वो इशू जो पे आ है गए आप। आप। हमारे यहाँ इशू आ रहा है, हम तो आपके बारे में नहीं कह रहे। आपको कोई सवाल पूछना है तो पूछो। तुम्हारे पास में 3rd जनरेशन के एयरक्राफ्ट। टीपी त्यागी जी एक बार पूरी बात सुन लीजिएगा, फिर जवाब दीजिए। जावेद साहब अपनी पूरी बात करिए, टीपी त्यागी जी उसके बाद जवाब दीजिएगा। बोलिए जावेद साहब। आशीष, मैं आपका भारी हूं, मुझे मैंने देखे 2 मिनट मांगे थे, अब मैं 1 मिनट में ही बात खत्म करूंगा, लेकिन 1 मिनट दीजिएगा, जी। ठीक है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमें यही लगता है कि आपके जो जैगवार है, ये बकायदा हमें ये फीलिंग आई है जब ये है ना कि वो जैम हो जाते हैं। आपके इंडियन एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल का अचानक इस्तीफा सामने आता है, नॉर्दर्न कमांड इंडिया की जो कश्मीर को ऑपरेट करती है, लद्दाख को, वहां पे उनको हटा दिया जाता है जनरल कुमार को। इतनी सारी चीजें इतने सेंसिटिव माहौल में होना, ये बहुत सारे सवालों को खड़ा करता है। और सबसे बड़ी बात, अक्सर अभी इन्होंने कहा कि हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, बिल्कुल आपके पास 2 है, हमारे पास एक भी नहीं है, क्योंकि हमें जरूरत नहीं ना। आपने तो इंडियन ओशन को देखना है, बे ऑफ बंगाल को देखना है, आपने तो ब्लू वाटर नेवी बनना है, चाइना को काउंटर करना है, आप कॉट का हिस्सा है। हमारे इतने बड़े समंदर के अजायम नहीं है, हमारा जो अपना अरेबियन सी ना उसके हिसाब से हमारा समंदर, हमारी नेवी काफी है। तो मैं यही कहूंगा, ये सब चीजें देखते हुए ना हमें कहीं ना कहीं शक में हम हो गए कि इंडियन आर्मी शायद अभी कोई बड़ी कैंपेन के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है कुछ ऐसी चीज हो जाए जो आपने पहले उड़ी में की, बालाकोट में की, इस तरह का वर्जन हो जाए, अदरवाइज हमें नहीं लगता कि कोई फुल स्केल की तरफ ये इंडिया जो है वो जाएगा। मैंने सिर्फ यही बात सामने रखी जी। ओपी तिवारी जी से रिएक्शन ले लेते हैं। ओपी तिवारी जी इसका जवाब आप दीजिएगा, हुसैन जो जावेद साहब ने जो बोला है। जावेद साहब बोल रहे थे कि हमारे को इस्तीफा नहीं दिया है। भाई देखिए, अब एयरफोर्स के जो एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल जो भी है, ये लोग आपके आर्मी के जैसे नहीं है कि जो उन्होंने बांग्लादेश में औरतों के साथ क्या किया और जब आर्मी पहुंची तो हाथ खड़े कर दिए। तो वो तो जवान ही थे। क्योंकि हमारा देखिए, अंत तक जब तक एक गोली रहेगी हम लड़ेंगे। ये हमारे सोमनाथ शर्मा ने 1948 में दिया था, जब 18 लोगों ने आपके लोगों को कश्मीर में बंद कर दिया था। चाइनीज में जवाब दिया था। तो हमारे लोग ऐसे नहीं है, हमारा मोरल हाई है। जहां तक मुनीर साहब का सवाल है, इस्लाम में भी बताया जाए कि अपना काम ढंग से करो। भैया आर्मी के चीफ है, आर्मी के चीफ जैसे काम करो। मौलाना का काम मौलाना को रहने दीजिए। अब उन्होंने क्या भाषा बोली थी? उन्होंने कोई अपनी तरफ से नहीं बोला था, उन्होंने जिन्ना के वर्ड दोहराए थे, जो जिन्ना ने शुरू में पाकिस्तान फॉर्मेशन के पहले ही शुरुआत की थी। ये वर्ड गया था और इसका बुनियाद बनी थी, लेकिन जिन्ना ने भी रियलाइज कर दिया और जल्दी ही इन शब्दों को वापस ले लिया था। अब ये तो मुनीर साहब की बात हो रही है। जहां तक फोर्थ लेवल का सवाल है, जावेद साहब देखिए, भारत की मजबूरी है, भारत तैयार है 2 फ्रंट वॉर के लिए एनी टाइम। चीन एंड पाकिस्तान बोथ, कोई कमी नहीं है। हम ऐसी गलतफहमी में रह नहीं सकते कि हम नुकसान कर सकते हैं। लेकिन जब अब 2 फ्रंट वॉर के लिए हमेशा तैयार है, तो आप पाकिस्तान को आप हमसे कंपेयर मत कीजिए। आपके पास मेन जो वर्कफोर्स है JF-17 है, चाइनीज एयरक्राफ्ट। वो चाइनीज एयरक्राफ्ट किसके किसके पास है? नाइजीरिया के पास है, अजरबैजान के पास है। ये जो चाइनीज एयरक्राफ्ट है, ये रिवर्स इंजीनियरिंग द्वारा बनाया गया है, इसकी एफिशिएंसी कुछ है ही नहीं। सबमिसिबिलिटी लेवल जावेद साहब को पता होगा कि किसी काम के नहीं है। ये सब खाली एक खिलौने हैं, ऊपर जाके घूम के फ्लाइंग करके लड़ सकते हैं। आपके पास आर्मामेंट्स नहीं है, मिसाइल्स नहीं है, फाइटर एयरक्राफ्ट क्या करेंगे? पायलट्स भी इतने डिमोटिवेटेड है कि इंडिया के बॉर्डर तक पहुंच के वापस चले जाएंगे। आप देख लीजिएगा, वापस चले जाएंगे कि जहाज में खराबी, हम आगे फ्लाई नहीं कर सकते। ये मोरल लेवल, मोटिवेशन लेवल इतना लो है, जहाज खाली फ्लाई कर सकता है, लेकिन जहाज का जो इंपैक्ट लेना है, इंपैक्ट करने के लिए पायलट का मोटिवेशन, मोरल बहुत हाई होना चाहिए। आपके पास आर्मामेंट्स होने चाहिए, रॉकेट्स होने चाहिए, मिसाइल्स होने चाहिए जो लॉन्च कर सके।
प्लस इंटेलिजेंस होना चाहिए कि कहाँ जाना है, क्या जाना है। इसमें तो आप बिल्कुल सफल नहीं है। 71 और 65 तक आप अमेरिका की मदद से भारत से कुछ टक्कर ले सके थे। आपके पास इक्विपमेंट भी सही थे, आपके पास बैटन टैंक भी था, साइबर भी था, फिर भी आप नेट से मात खा गए। ये हमारे पायलट्स, हमारे आर्मी ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर का मोरल, जो कि मैन बिहाइंड द मशीन इज मोर इंपॉर्टेंट, उसको सिद्ध करता है। तो जावेद जी उसका मत चिंता कीजिए, लेकिन हमें भी चिंता आपकी आवाम की ही है। हम पानी से देखिए, कोई भी अभी लाइन पर नहीं आ रहे। अभी तो पाकिस्तान के मुनीर को चाहिए था कि हाफिज साहब को लटका दे, एग्जाम्पल सेट करे, उनको पानी भी मिलेगा, हम आपके हार्बल प्रोडक्ट्स जो किसान या हाफिज साहब को प्रत्यर्पित कर दे, भारत को दे दे, बात खत्म हो जाती वहीं पे। जो हुसैन जावेद साहब, देखिए आशीष, मैं यही कहूंगा, अभी आपने हाफिज सईद की बात की ना, तो मुझे आपके वो जो है रिपोर्टर रमन साहब आगे, यार बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं वो। जब आपका शो स्टार्ट हुआ तो आपने मुझसे शेयर किया, हम सब ने सुना। मेरे लिए तो वो एक सही बात है, खबर थी कि जी जोहर टाउन बंगला नंबर 116 ब्लॉक नंबर ई, यहाँ पर हाफिज सईद साहब हैं। ठीक है, अब जब रमन साहब आए, उन्होंने एक बिल्कुल अलग एड्रेस दे दिया कि मियां मीर छोड़नी, जो ऑब्वियसली लाहौर कैंट का इलाका है, वो वहां पर है। अब मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लाहौर वासी हूँ, मैं लाहौर में रहता हूँ, मुझे पता है जोहर टाउन का है, मुझे पता है हमारा कैंट कहाँ पर है। ये ऐसा ही है, अगर आप लोग अगर मुंबई को अच्छी तरह जानते ना, कि आपने गेट वे ऑफ इंडिया से मॉडर्न एंड जाना हो, पूरा आपको क्रॉस करना पड़ेगा, शायद आपको शायद 1 घंटा लग जाए, क्योंकि बॉम्बे के अंदर ट्रैफिक बहुत होता है। तो ये ऐसा ही है। आई थिंक पहले एड्रेस तो उसका कंफर्म हो कि क्या वो कैंट के अंदर है। आप बता दीजिए हुसैन जावेद साहब, एड्रेस आप बता दीजिए। आप जो एड्रेस बताएंगे वही मान लेंगे। चलिए आप बताइए क्या एड्रेस है। आशीष, मैं तो यार अपनी कम इल्मी का एतराफ कर चुका हूं, मुझे नहीं पता। मैंने तो पहले ही कह दिया कि मेरी तो इतनी इंफॉर्मेशन ही नहीं है। मैं तो आपके सामने नहीं, इंफॉर्मेशन है, साझा नहीं कर सकते जावेद भाई साहब। मैं आपकी बात को समझता हूं, आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं, होने के बाद भी आप साझा नहीं कर सकते। कर्नल टीपी त्यागी साहब, आप जावेद जी की बात का जवाब देना चाहते हैं? जावेद जी और टीपी त्यागी जी को स्क्रीन पर लाया जाए। देखिए, मैं तो जावेद जी की तारीफ से मैंने अपना डिस्कशन शुरू किया था। इन्होंने कहा था कि हम सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल पूछने के बहाने ये गिनाने लगे कि हिंदुस्तान में तो 42 की बजाय 31 स्क्वाड्रन है और हिंदुस्तान तो कोई अटैक कर नहीं सकता, ये तो कोई छोटी मोटी एयर स्ट्राइक करेगा। अब इसमें ये सुन लीजिए कि आपका जो JF-17 3rd जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, क्या ये सच नहीं है कि वो ऑपरेशन में आते ही उसके एयरफ्रेम में दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं? नंबर 1। तो अगर आप दूसरे में कमी बता रहे हैं, तुम्हारे पास तो डिफेंस करने के भी रास्ते नहीं है। और जो F-16 है, अमेरिका के प्रतिबंधों के मुताबिक आप उसे हिंदुस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। दूसरी बात, जो राफेल है और जो सुखोई है, ये पहली बात तो 3rd नहीं 4.5 जनरेशन के हैं। दूसरे, एक शायद नाम आपने नहीं सुना होगा, MIRV टेक्निक, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रिटर्न व्हीकल, यानी कि एक ही मिशन में, एक ही शॉट में 10 अलग अलग टारगेट को ध्वस्त करने की क्षमता MIRV कहलाती है। आपके पास नहीं है। अब मान लीजिए हम अग्नि 5 मिसाइल से इसका इस्तेमाल करते हैं, तो सर आप इसका क्या जवाब देंगे? अब आप आ जाइए समुद्र में। अब मैंने आपको बताया कि हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, छोड़ दीजिए कि आपने कह दिया इंडियन ओशन के लिए 3 न्यूक्लियर सबमरीन है सर। आपके पास एक भी न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है। और जब आप ग्राउंड पे आते हैं, तो ग्राउंड पे जो सेना है, उस सेना में तो कहीं कोई मुकाबला किसी भी चीज में है ही नहीं, न साइबर स्पेस में, न स्पेस वार में। बट नेवरदलेस, आपसे किसने कह दिया कि हम पाकिस्तान पे अटैक करना चाहते हैं? हमने तो नहीं कहा, मोदी जी ने तो नहीं कहा। ये तो तुम्हारा ये सईद जो है, ये जाहिल आदमी, ये कहता है तू मोदी इंशाल्लाह तेरा साथ बंद करेंगे। ऐसे आदमी को आप तवज्जो दे रहे हो तो आपके स्टेचर का उससे पता लगता है। हमने तो सिर्फ ये कहा है कि हम आतंकी और आतंकियों के आकाओं को धरती के इस सिरे से उस सिरे तक नहीं छोड़ेंगे। इस तरह का काम इजराइल करता है।
यानी कि उसकी मोसाद एजेंसी करती है। यानी कि हम आपको फिर दोबारा बताना चाहते हैं कि इस दफा हमारे ऑपरेशन में केवल ओवर्ट ऑपरेशन नहीं, कोवर्ट ऑपरेशन भी शामिल है। हमारी डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, हमारी इकोनॉमिक स्ट्राइक, हमारी डिजिटल स्ट्राइक, इनका असर आप देख चुके हैं। अब काइनेटिक स्ट्राइक का असर देखना बाकी है, जिसका मैंने हल्का सा ट्रेलर आपको बता दिया है। और वो जो कोवर्ट स्ट्राइक है, उस कोवर्ट स्ट्राइक में कोई हद मुकर्रर नहीं है। उसमें जो तुम्हारे लकवी जो जेल में होते हुए बच्चा पैदा कर सकते हैं, जो तुम्हारे हाफिज सईद जो जेल में होते हुए आपके कोर कमांडर जैसे घर में रह सकते हैं, और तुम्हारे मसूद अजहर, खाली ये ही नहीं, उसमें वो भी शामिल हैं जिन्होंने पुलवामा अटैक में भाग लिया। यही मौलाना मुनीर ने, ध्यान है ना आपको, ये जो एक मौलाना के या इमाम के बेटे हैं और जो आज आपके चीफ बने हुए हैं। हुसैन जावेद साहब से जवाब ले लेते हैं। हुसैन जावेद साहब, देखिए, मैंने अब त्यागी साहब की सारी बात सुन ली है। मुझे खुशी, उन्होंने मेरे सवालों का जवाब भी दिया है, जो मेरे खासकर डिफेंस के हवाले से सवाल थे। लेकिन ये बात भी याद रखनी चाहिए कि ये भी फैक्ट है, और ये भी ऑब्वियसली इंडियन आर्मी का एक उनका है कि हमने हमेशा टू फ्रंट वॉर के लिए रेडी रहना। ये हमेशा इंडियन आर्मी ने कहा है। एक तरफ चाइना है LAC पर, एक तरफ पाकिस्तान है। तो ये जो आपकी, मैं वही कहूंगा कि आपको हमेशा उस जो आपने एक बैलेंस क्रिएट किया ना, कि इतनी फौज है, चाहे वो आपकी आर्मी है, आपकी नेवी है, आपकी एयरफोर्स है, वो चाइना के लिए मुख्तस है। आप उसको वहां से हटाने की अयाशी नहीं कर सकते हैं, भारी पड़ जाएगा। और ये मैं आपकी बात समझता हूं। इसी तरह जब आप हमारी स्ट्रेंथ की बात करते हैं डिफेंसिवली, ये बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं कि मैं आपको भड़काने की कोशिश करूं। मैं एक सिंपल बात करूं। इसी तरह अगर हम देखते हैं, हमें अपने सारे हथियार, अपनी हर तरह की आर्मी हमारी इंडिया सेंट्रिक है। हमने इंडिया को ही उससे कैटर करना है अगर ऐसी सूरत सामने आती है। लेकिन आपको दो फ्रंट पे जाना है, तो ये बड़ा आपके लिए ना एक, अरे दो फ्रंट पे जाना है वो हमारी समस्या है। हम दो फ्रंट पे लड़े, चार फ्रंट पे लड़े, उससे आपको क्या वास्ता? ओपी तिवारी जी, हुसैन जी की बात का जवाब दीजिए। आप हमें लेके इतना ज्यादा मत सोचिए, आप ये सोचिए कि अपनी आवाम को कैसे बचाया जाए। आप आवाम के बारे में सोचिए। ये मुल्ला मुनीर टाइप जो लोग हैं, ये लड़वा के चले जाएंगे, भुगतना आवाम को पड़ेगा। आज जो फ्लड आ रहा है ना, वो जो फ्लड आ रहा है ना, उस फ्लड के पीछे असली वजह ये मुनीर है, इस मुनीर की सोच है। आशीष, आप हमारे हमसाए, आपके बारे में नहीं सोचेंगे तो किसके बारे में सोचेंगे यार? आप भी कई दफा कमाल करते हैं, आपके बारे में सोचना पड़ता है। अच्छा बोल रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपकी आवाज सुन के, और आपका दिल की बात भी मेरे को समझ में आ रहा है। अब देखिए, 3 मेन इविल होते हैं ना, 3Ws, थ्री डब्ल्यूज क्या होता है? विमेन, वाइन एंड वेल्थ। आपकी आर्मी इन तीनों से ग्रसित है, और तीनों से ही ग्रसित है, तो आर्मी बेरी तो उनमें आएगी नहीं, लड़ने की क्षमता तो बढ़ेगी नहीं। आप कितना भी इक्विपमेंट दे दे, चाइना आधा आर्मी दे दे, फिर भी वो लड़ नहीं पाएंगे इक्विपमेंट से, बिकॉज इन तो अपने एक रोग से ग्रसित है। इनको निकालिए। इस रोग की दवाई सिर्फ आम जनता को रोड पे आके उनको एलिमिनेट करना है। जो आपने एक बार कोर कमांडर के घर में घुस के कुछ कोशिश की थी, लेकिन आप लोग थोड़ा पीछे चले गए। ये पूरा ग्रसित 1956 ऑनवर्ड्स, 56 आप 58 भी कहेंगे, 56 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान का सरदर्द है खाली आर्मी। और आर्मी के ऐसे जनरल बने हैं कि जो नीचे से नहीं आए, बल्कि उनकी जैसे जजेस की चलती रहती है इंडिया में, एक उनका हायरार्की है, उनके घर से ही बनते रहते हैं। सबका कनेक्शन देखिए, सबका कनेक्शन बड़े बड़े लोगों से ही है। वो ना अपने नीचे वाले जवान के लिए चिंतित है, और ना देश के लिए चिंतित है, सिर्फ अपने लिए चिंतित है। इनके पास एक स्पेशल प्लेन है, वो स्पेशल प्लेन से पूरी फैमिली भेज दी। और इस तरीके के लोगों की आप कब तक इज्जत करते रहेंगे? सड़क पर तो लोगों को आना पड़ेगा। जब आपको खाना पीना बिल्कुल बंद हो जाएगा तो आके सड़क नहीं कर पाएंगे। जब आवाम को खाना नहीं मिलेगा तो लड़ने लायक भी नहीं रहेगी। ये समझ आना चाहिए और रोड पे आना चाहिए। जिस तरीके से बलूचिस्तान ने शुरू कर दिया है, KPK ने शुरू कर दिया है। अब ये पानी एक झटका है, बहुत बड़ा झटका है इनके लिए। अब इसका इफेक्ट बहुत बाद में पड़ेगा, लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये समझ ये आपके आर्मी चीफ को नहीं आएगा, बिकॉज उनको तो चिंता ही नहीं है। उसकी चिंता तो अपनी है, वो चिंता आवाम की है ही नहीं। मिलिट्री की डिजाइन और ट्रेनिंग भी होती है कि वो खाली एक टास्क जो ऑर्डर मिले वही करना होता है। तो वो अपना टास्क वही है कि अपनी कीमत बढ़ाओ, पैसा बढ़ाओ, बाहर भेजो, तो चिंता है ही नहीं। आवाम को आना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति के बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं करना चाहूंगा। ओपी तिवारी जी, जो व्यापार पे प्रतिबंध लगा, जाहिर तौर पर इसका खामियाजा वहां के व्यापारियों को और आवाम को भुगतना होगा। आर्मी चीफ को उससे कोई वास्ता नहीं।
अभी अभी देखिए, उनका कोई बनाते तो है नहीं, उनके जो फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, कुछ ऑयल सीड्स हैं, कुछ ऑर्गेनिक प्लांट्स हैं, वही तो इंडिया इंपोर्ट करती है। अब इस इंपोर्ट में सबसे ज्यादा फायदा उनकी आवाम जनता को, जो एक बॉर्डर क्रॉस किया है, ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा है ही नहीं, हम ले लेते थे अच्छे में, गुड फेथ में लेते थे, बिकॉज हमारे सपोर्टर्स पाकिस्तान में काफी है। अभी अंदर से भी पाकिस्तान में सपोर्टर्स ज्यादा होंगे। मैं एक स्टेप आगे जाने की कोशिश करूंगा, वहां के लोग तो इंडियन आर्मी को इंतजार कर रहे हैं कि वो अंदर घुसे और उनको लस्सी और मट्ठे से स्वागत करें, और इंडियन आर्मी का वॉक ओवर होगा। और पीओके वाले तो ये इंतजार कर रहे होंगे ओपी तिवारी जी की, कब हमें कश्मीर में पूरा मिला लेते हैं आप। और पाकिस्तान एक और काम कर रही है, उनके जवानों को ट्रेन कर रही है, उन्हीं को पीओके में लोग वालों को गंज दे रही है, वो पाकिस्तान आर्मी को ही मारेंगे। इतना समझ लेना चाहिए, कोई इंडिया के लिए तैयार नहीं कर रहे वो। आप पीओके की जनता को अगर आप तैयार कर रहे हो, किसानों को, तो अपने अगेंस्ट ही तैयार कर रहे हो, उनको गंज दे दोगे, उनकी आर्मी को मारेंगे। और पहले से ही आर्मी के खिलाफ इन लोगों में नाराजगी है, लंबे समय से नाराजगी है, और अच्छी बात है, ठीक है, आपके हथियार आप पे ही चलेंगे। हुसैन जावेद साहब। जी आशीष, मैंने सर की बात सुनी और मैं सही तो मैं इनको अप्रिशिएट भी करता हूँ, क्योंकि ये एक तो बात सुनने का हौसला भी रखते हैं और फिर जवाब भी उन तमाम बातों का मतलब दे देते हैं जो इनसे सवाल होते हैं, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बहरहाल ठीक है, वो तो मैं भी कहूंगा कि देखें, बात ये कि इंडियन आर्मी की यहाँ पे आने की ख्वाहिश अगर है तो हमारे लोग इस हद तक तो इंतजार कर रहे हैं, आइए फिर देख लेंगे। लेकिन सवाल वो ये कि इस बात को भी मानता हूँ, मैं इस बात को भी मानता हूँ कि ये जो जिंगुइस्टिकिज्म है, अभी त्यागी साहब ने भी कहा था कि इंडिया की ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं कि वो अटैक करे, हम ऐसा कुछ करने नहीं जा रहे, फुल स्केल वॉर की बात कर रहा हूँ। तो ये अच्छी बात है, मैं इसको पॉजिटिव भी लेता हूँ कि एक तरह से ये अच्छा भी है, आपके पास भी फौज है, हमारे पास भी फौज है। अगर एक लम्हे के लिए इस चीज को साइड पे भी रखे ना कि किसके पास कितना सामान है, कितना इक्विपमेंट है, कितनी तादाद है, इससे मसला नहीं हल होगा। हमारे आपकी 65 की जंग, 71 की जंग, 99 की जंग हुई है, किसी को क्या मिला उससे? किसी को कुछ नहीं मिला, बस ये मिला कि एक जीत गया एक हार गया, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं मिला। तो जंग अल्टीमेटली मसले का हल नहीं होता, मसला अल्टीमेटली टेबल पर ही हल हो गया, इस बात को समझ लीजिए। और एक बात हो रही थी यहाँ पे डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की, मैंने वो भी सुनी आपकी, तो सर आप खुद देख ले, जहां तक इस सवाल का ताल्लुक है ना कि डिप्लोमेटिक स्ट्राइक क्या किया आपने, सारी दुनिया ने इस अटैक की मजम्मत की है, अमेरिका ने की है, चाइना ने की है, हमने की है, कश्मीर के अंदर जो हुआ है उसकी सबने मजम्मत की है, यहां तक सब ठीक है। लेकिन पूरे जो आप डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कह रहे हैं ना, किसी ने ये नहीं कहा है, किसी ने ये नहीं कहा कि इसके पीछे पाकिस्तान है, सबने मजम्मत जरूर की है, वो तो हमने भी की है। तो मैं वही कह रहा हूँ, कई चीजों को हमें टेबल पे तय करना पड़ेगा। अब ये 65-71 नहीं है, 98 के बाद, गलत मत बोलिए। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट से बात तो कंप्लीट होने दे सर। सुनिए, आपने कहा ना कि सबने किसी ने पाकिस्तान, आपने कहा कि किसी ने पाकिस्तान, मेरी बात में स्ट्राइक कर रहे हैं ना सर, सर आप मेरी बात में स्ट्राइक कर रहे हैं। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ऐसा तो नहीं चलेगा ना सर, अब ऐसा तो नहीं, मैंने आपकी बात तामुल से सुनी है, तुम कुछ भी कहे बात भी सुनी है, ऐसा तो नहीं है। आपका अपना टाइम आएगा बात करने का, आपका अपना टाइम आएगा बात करने का, अभी मेरा टाइम चल रहा है। मैं आपका टाइम तो खत्म हो गया सर, मेरा टाइम चल रहा है ना, मुझे बात तो कंप्लीट करने दें। आपका टाइम तो बहुत पहले खत्म हो चुका था, ये तो हम हैं जो बुड़बुड़ाए जा रहे हैं। और सर बात तो करने दे सर, कम से कम आप तो बात कर रहे हैं, हम कौन सा यहाँ पे जंग कर रहे हैं। आपने ये कहा कि क्या सबने उस हमले की बात कर ले, मैं अपनी बात भूल गया सर, किसी ने उसमें अपनी बात भूल गया, अब आप अपनी बात कर ले। झूठ था सर, ये झूठ था कि किसी ने पाकिस्तान का हाथ नहीं बताया। अगर ऐसा रहा होता तो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट वेंस ने यहाँ ये क्यों कहा होता कि पाकिस्तान उन आतंकियों को ब्रिंग टू द बुक्स लाने में भारत का सहयोग, यानी कि पाकिस्तान का हाथ तो सबने बताया है और सबने इसकी मजम्मत भी की है, ये बात तो हम मान लेते हैं सर। लेकिन मैं जो कुछ बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में अगर आपने कोई इमेजिनेशन में सुना हो तो क्या उसमें कहीं पाकिस्तान का नाम आ सकता है? आप बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन सोच के देख लीजिए, किसका आ सकता है? रशिया का और इंडिया का। और अगर ये तो क्या कभी भी इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा? पाकिस्तान को सपोर्ट करना मजबूरी है, लेकिन इंडिया के खिलाफ सवाल ये है जो तो चाइना विल नॉट डू। सिमिलरली
जहां तक अमेरिका का सवाल है, हम यकीन नहीं करते जी। अमेरिका, आप एक नेशन नहीं है, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ। आप साउथ एशिया में अमेरिका का एक वेपन है। अमेरिका के पास इस एरिया में कोई बेस नहीं है, तो उन्हें अल जवाहिरी को मारना हो या यहाँ पे अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ना हो, उन्हें आवश्यकता एक जगह की है और वो जगह है पाकिस्तान। इसलिए अगर हम ये कूदने लगे कि अमेरिका हमारे साथ है, हमें तो हमने शुरू में ही कह दिया, हमें किसी का साथ चाहिए नहीं, उधार की ताकत वक्त पे काम नहीं आती, हम तो अपने आप जो करना है करेंगे। लेकिन आपको यह बता दें कि चाइना हमारे खिलाफ आपको साथ नहीं देगा। अब सबूत देता हूँ। पुतिन चाइना गए थे, जी जिनपिंग से मिले, उसके बाद में उन्होंने क्या कहा, टुडे वी आर एंटरिंग इनटू ए न्यू इरा ऑफ पार्टनरशिप। न्यू इरा ऑफ पार्टनरशिप मींस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का अगला प्रूफ। अब एक बार जावेद साहब से जवाब ले लेते हैं। जावेद साहब, आप अपनी बात को रख लीजिए, फिर ओपी तिवारी जी के पास जाऊंगा। चलिए आशीष जी, पहली बात तो ये कि मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने बहुत तहम्मुल से मुझे, जब भी मैंने बात की, मुझे आज आपने मौका दिया है। तिवारी साहब का भी मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी मेरी बात जो है ना सुनी है। पता नहीं आज जब भी मैं बोलता हूँ, त्यागी साहब ने बीच में बार बार स्ट्राइक की, और ऐसी स्ट्राइक की कि मुझे पॉइंट अपने याद नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं याद है। तो इसलिए मैं आई थिंक जो टाइम है मेरा वो भी आप इनको दे दें, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं याद कि मैंने क्या बात करूं। मतलब आप उनकी स्ट्राइक से आप ये भूल गए कि आपको कहना क्या था। मतलब शब्दों से ये हाल है। अगर टैंक चलेंगे जावेद साहब तो क्या होगा। तिवारी सर कुछ कहना चाह रहे थे, तिवारी सर के पास जाऊंगा। तिवारी सर, मुझे बातें याद है, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की बातें ही हो रही थी, वो सब बातें हो रही थी, लेकिन मेरा मुद्दा सिर्फ ये होता है कि आप मुझसे इख्तलाफ करें या आप मेरे साथ मुतफिक हो जाएं। तिवारी सर कुछ दिखा रहे हैं। तिवारी सर, अब बीच में करेंगे तो कैसे करें? आप बोल के आप बता दीजिए। कह रहा हूं कि इंडिया को डिप्लोमेटिकली वो क्लाउड जावेद जी एक बार सुन लीजिए। ओपी तिवारी जी को, ओपी तिवारी जी और जावेद जी को फ्रेम मिलाया जाए। जी ओपी तिवारी जी आप बोलिए, जावेद जी ध्यान से सुनिएगा। जावेद साहब, डॉन न्यूज़पेपर आपका ही ना, पाकिस्तान का ही है ना, डॉन न्यूज़पेपर, TAWN। हेलो, तो इसमें एक आया है, लीक्ड मेडिकल रिपोर्ट कंफर्म्स सेक्सुअल असॉल्ट ऑन इमरान खान इन कस्टडी बाय आर्मी मेजर। अब जो मैं बात कर रहा था, अब देखिए किस हालत में पहुंच सके हैं। अब आर्मी किस हालत में और किस कंडीशन में पहुंच गई कि लीडर को क्या कर रही है। आशीष जी सुन पा रहे हैं मुझे? मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूं। हाँ, ये देखिए डॉन न्यूज़पेपर 3rd May का है, ये आर्टिकल लिखा हुआ, लीक्ड मेडिकल रिपोर्ट कंफर्म्स सेक्सुअल असॉल्ट ऑन इमरान खान इन कस्टडी बाय आर्मी मेजर। अब ये आपको समझ लीजिए कि एक लीडर के साथ ये क्या कर सकती है। साधारण आवाम को समझना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा ये चीजें। और जहां तक चाइना का सवाल है, त्यागी साहब बता रहे थे, चाइना सामान आपको जब तक देगा जब आपके पास पैसा देंगे। उसके पास सरप्लस नहीं है, उसको पैसा कमाना है किस तरीके से, आप उसके चक्कर में रह रही है। इंडिया उसके लिए बड़ा मार्केट है, छोटा मोटा हेल्प कर जाओ अवश्य कर देगा, सामान आपको अवश्य दे देगा पैसे के लिए। लेकिन ये सोचिए कि आपके साथ खड़े होगा, जैसे 71 में अमेरिका ने फ्लीट भेजी थी, वैसा नहीं कर सकता। अमेरिका ने भेजी थी, उसके बावजूद भी भारत ने अपना ईस्ट पाकिस्तान कब्जा कर लिया था, तो बिना उसके कोई परेशानी नहीं हो सकता। चीन पर भरोसा करना नहीं। अब चीन देखिए, चीन से लोग तो बलूचिस्तान, उनका चीन का काम तो बलूचिस्तान में चल रहा है। अब पाकिस्तान आर्मी को पैसा नहीं देंगे, बलूचिस्तान को लोगों को देंगे। देखिए वो अपना कैसे शिफ्ट करेगा, और इंडिया से वो ऊपर से चलता रहेगा। लेकिन जिस तरीके से दबाव अमेरिका से आ रहा है, उसकी भी मजबूरी है, वो सामान बच रहा है, बेचेगा कहाँ। इंडिया के साथ, जैसे त्यागी सर बता रहे थे कि इंडिया के साथ उसको संबंध बनाना तो मजबूरी है और अत्यंत आवश्यक है। इतना सामान बना हुआ पड़ा हुआ जाएगा कहाँ, जिस तरीके से बढ़ा था। तो ये आप सोचिए कि कोई फेवर में आएगा, कुछ नहीं। पहले अमेरिका आपको बहुत ज्यादा फेवर करता था। 65 में तो आपको इतने इक्विपमेंट्स दिए थे कि इंडिया से भी आप आगे थे, मिलिट्री पावर में आप आगे थे। लेकिन आपके ऑफिसर नाकाम रहे, न पैटर्न टैग यूज कर पाए, न साइबर यूज कर पाए, न सिद्ध यूज नहीं कर पाए। तो ये जो है मेन कारण है आपका जो मेन सरदर्द, ये जो खटमल लगा हुआ है आपके यहाँ, जब बेड में घूमता रहेगा पाकिस्तान के बेड में, उसको खटमल को निकाल के फेंकिए। फेंकने में समय लगेगा, लेकिन इसमें सारे लोगों को, सब लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। बिकॉज ये तो डिमोरलाइजिंग, आज मैंने जो रिपोर्ट पढ़ी डॉन की 3rd May की, तो मतलब कि शर्म की बात है। लोगों को तो कम से कम कुछ तो लगना चाहिए। आपके न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया, ये हमारा नहीं है। हुसैन जावेद साहब इसका जवाब दीजिए। देखें, जहां तक इन्होंने भी चाइना की बात की है, तो देखें बात ये नहीं है कि अगर जंग होगी तो चाइना जो है वो हमारा साथ देगा या उसको कोई खास
हमदर्दी है, ये कोई दो इंसानों की आपस में दोस्ती नहीं है, ये दो जो मुल्क है उनके आपस में ताल्लुकात होते हैं। अब अगर चाइना का एक सख्त बयान आया है इसके हवाले से, एक तरह से उन्होंने हमारी फुल सपोर्ट की है, तो इसका मकसद ये भी है कि उनके अपने इंटरेस्ट है हमारे अंदर। ऑब्वियसली सी पैक का रूट वो है, यहाँ पे चाइना चाहेगा कि यहाँ पे हालात ऐसे खराब हो गए, उनका जो चल रहा है यहाँ पे, जिसको कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान का भी फायदा है, चाइना का भी फायदा है, उसको नुकसान हो। सबसे इस बात को में समझना होगा, ये जियो, जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है जी। जी, ये जियो इकोनॉमिक्स का दौर है, अब अलाइनमेंट चेंज हो गई है। मैं वही कहूंगा, कोल्ड वॉर का एरा खत्म हो चुका है, अब 65 की 71 की उसकी एग्जांपल देना, बातें करना, वो आज के में तो एक डिफेंस का सिनेरियो था ना, उसकी डायनेमिक्स बदल गई है। एक बड़ी फुल स्केल वॉर जो है ना वो यहाँ पे नहीं हो सकती है। इधर आपको कारगिल जैसी या तो लिमिटेड वॉर मिलेगी या आपको स्ट्राइक्स मिलेगी, और मेरे हिसाब से वो भी नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से वो भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अब एरा बदल गया है और हमें भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन पाकिस्तान अपने आप को बदलता नहीं ना जावेद साहब, अब दिक्कत यहीं पे आ रही है। आपकी सारी बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन पाकिस्तान अपने आप को बदलता नहीं है। पाकिस्तान की आवाम जंग नहीं चाहती, इस बात को मैं भी मानता हूं, इस बात को मैं भी समझता हूं, लेकिन इन हुक्मरानों को या फिर इन सेना के अधिकारियों का क्या करे जो जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की आतंकी वारदात को अंजाम देते हैं और सरहद पर इस तरह का माहौल बनवा देते हैं। आशीष, फिर बात वही जाएगी जहां पे हमेशा ना आप किसी रिजल्ट पे पहुंचते ना हम पहुंचते हैं, और वो बात ऐसी होती रहेगी कि आप हम पे इल्जाम लगाते हैं, और अभी भी जो इल्जाम लगे आपसे बुराते हैं आपकी हुकूमत, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। तो मतलब उसमें सिंपल सी बात इसमें यही आती है, फिर हम कहेंगे जी आप सबूत दें, फिर आप कहेंगे हम आपको सबूत क्यों दें, तो हम कहीं पहुंचेंगे नहीं ना। अगर आपको पे शक है तो सबूत दीजिए। कहीं ना कहीं देखें, एक बात मैं बहुत लार्जर इंटरेस्ट में कर रहा हूं, इंडिया को अगर वो चाहते हैं कि आतंकवाद जो है इसका भी खात्मा हो, पाकिस्तान से ताल्लुकात भी अच्छे हों, कहीं ना कहीं आपको अपने हमसाए पाकिस्तान को ये यकीन भी देना होगा कि आप उसके लिए सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। लेट्स बी वेरी फ्रैंक, ये बात सही है, ताकि जो हमारे दहाइयों पहले एक तरह के कॉन्सेप्ट है वो चेंज भी हो जाए। हमें अब आगे जाना है, इंडिया को भी जाना है, पाकिस्तान को भी जाना है। और अगर आपने चाइना से कंपीट करना है इकोनॉमिकली, ऑब्वियसली इंडिया का एक ख्वाब है जो मैं समझता हूँ उनके हिसाब से सही है। आप अपने आप को समझते हैं कि आपने इकोनॉमिकली आगे जाना है, चाइना को कंपीट करना है, आपको कहां जाना है, पाकिस्तान को कहां जाना है? हुसैन जावेद साहब, हमारा तो बहुत क्लियर विजन है, पाकिस्तान कहां जा रहा है? हम सिर्फ यही चाहते हैं, देखिए हम सिर्फ यही चाहते हैं कि इंडिया हमारा सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पे जो है ना उस इंप्रेशन को जायल करे, ठीक है, हमारे साथ बात करे, हर चीज बात से हल होगी। और जब तक आपके अपने हमसायों से ताल्लुकात सही नहीं होंगे, आप बहुत आगे लेवल और तक जब तक आप आतंकियों को पनाह देना बंद नहीं करेंगे तो बंदूक और बात एक साथ तो नहीं चल सकती ना जावेद साहब। वो बातचीत कोई बात है, सबूत दीजिए, शेयर कीजिए, इन्वेस्टिगेशन करिए, क्या करें, इसका कोई रास्ता है नहीं। टीपी त्यागी जी से पूछते हैं। टीपी त्यागी जी, जवाब दीजिएगा जावेद साहब की बात का। जावेद साहब ने ये कहा कि हम आतंकवाद बंद करने के लिए तैयार हैं, इंडिया थ्रेट देना बंद करे। अब ईमानदारी से बताइए कि इंडिया ने थ्रेट दी कब? हमारे जितने प्राइम मिनिस्टर हुए हर एक ने आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जवाहरलाल नेहरू ने इंडस वाटर ट्रीटी में आपको आपके हक से ज्यादा पानी दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में युद्ध जीतने के बाद भी हाजी पीर पास आपको वापस कर दिया। इंदिरा गांधी ने 93,000 आपके सिपाहियों को पकड़ने के बाद भी छोड़ दिया। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी एक शांति समझौता बस लेके लाहौर गए। हमारे नरेंद्र मोदी जी भी आपके नवाज शरीफ के घर में गए और उन्हें अपने ओथ सेरेमनी में बुलाया। लेकिन हर बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने कमर में छुरा घोंपा। तो ये कहना कि साहब इंडिया हमें सिक्योरिटी की गारंटी दे, हमें थ्रेट ना दे तो हम आतंकवाद बंद कर दें, हम कह रहे हैं हमने थ्रेट दिया ही नहीं आज तक। हुसैन जावेद साहब कुछ कह रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा फिर। हुसैन जावेद साहब जी, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ना वाजपेयी जी की जितनी पाकिस्तान में आज भी इज्जत की जाती है, किसी और इंडियन लीडर की नहीं की जाती। उसकी वजह क्या है? ये आपकी बात सही है,
99 में वो यहाँ पर आए थे, अमन की बात की थी, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। और उसके बाद जो हुआ कारगिल से अफसोसनाक हुआ, लेकिन वाजपेयी जी बताया है कि उनके सियासतदान नहीं है, उनको सिर्फ अपनी सियासत नहीं, वो 2004 में दोबारा पाकिस्तान आते हैं और बहुत अच्छा माहौल भी शुरू होता है, इसलिए हम इज्जत करते हैं। और ये चीज मुझे अफसोस है यही चीज मोदी जी की समझ में नहीं आती। भाई आप 2015 में पाकिस्तान आए, अच्छा किया आपने, आपको उसके बाद भी आना चाहिए था। अगर आप आ जाते तो हालात बहुत चेंज होते। आप वाजपेयी की जगह वाजपेयी की तरह दूसरी बार क्यों नहीं आए? ये कमाल की बात हो गई जी। ये कमाल की बात हो गई कि आपने 2 बच्चे क्यों पैदा किए, तीसरा क्यों नहीं पैदा किया। अरे कमाल की बात कर रहे हैं आप। ये तो मतलब हर चीज के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर इन्हें सवाल उठाना है। कल को अगर पाकिस्तान की अचानक आबादी बढ़ गई तो ये कहेंगे इसमें भी हिंदुस्तान का हाथ है। तो ये याद मतलब जो आर्गुमेंट टीनेबल नहीं है कि आप 2 दफा क्यों नहीं आए। आपको मतलब ये आर्गुमेंट है क्या कि आप 2 दफा क्यों नहीं आए। सवाल ये है कि क्या अगर हमने अटैक किया, हमने आपके ऊपर कोई आक्रमण किया हो, आपके खिलाफ कोई बात की हो, हमने तो ऐसा नहीं किया, आप करते रहे। और अब तो खुल गया सर, इतने सालों से मेरा आप आर्गुमेंट बोलते नहीं रहे है, नॉन स्टेट एक्टर, अब तो साबित हो गया सर। जब मेजर सर ये मेरा आर्गुमेंट नहीं है, ये रॉ के चीफ का आर्गुमेंट है कि मोदी जी को दूसरी बार पाकिस्तान आना चाहिए। अरे छोड़ो यार तुम ये बात है कि मोदी जी को आना चाहिए था। एएस दौलत को सुना करें सर, आपकी रॉ की चीफ रहे हैं, एएस दौलत को सुना करें सर। आप उरी करें, आप पठानकोट करें, आप पुलवामा करें, और उसके बाद फिर अब ये तवक्को रखें कि मोदी जी को दोबारा आना चाहिए था। ये तो मुझे बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस नजर आ रही है। कोई सिर न पैर, कोई और अगर रीजन रहा होता तो मानते में मोदी जी को आना चाहिए था, इसलिए हम आतंकवाद कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी नहीं आए। कल को आपको अगर कुछ करना होगा तो रास्ता निकाल लेंगे। सियासतदान ही अमन का रिस्क ले सकता है, ये आपको समझना होगा। सियासतदान ही अमन का रिस्क ले सकता है, इसलिए तो हम कहते हैं वाजपेयी आज भी हमको याद आते हैं, यही फर्क है। हमें समझना होगा, वो तो हम अब समझे हैं, हमारे से गलती हो गई। हमें ये समझ लेना बहुत पहले चाहिए था कि विश्वास करके हमने गलती की। हम विश्वास ना करते तो आप विश्वासघात कैसे करते। आपने बार बार विश्वासघात किया, अब हम समझ गए, अब हम नहीं करेंगे। वरना आप बताइए, हमने तो अगर सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक भी की, वो भी बहुत दिनों बाद, क्या हमने 26/11 के बाद। एक आखिरी कमेंट ओपी तिवारी जी से ले लेता हूं। ओपी तिवारी जी, आखिरी कमेंट। देखिए, हमने एक इंडिकेशन दिया इनको, जैसे एक आतंकवाद का पेड़ इनके पास खड़ा हुआ है, एक इंडिकेशन दिया हमने, सर्जिकल स्ट्राइक किया, बालाकोट किया, ताकि ये सुधर जाए और पेड़ बचा रहे। लेकिन अब जो अप्रोच होगा, पेड़ को जड़ से काटना पड़ेगा। ये खाली डालियां काटने से पेड़ नहीं सूखेगा, उसको जड़ से काटना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान में जो आतंकवाद खड़ा है उसको बंद करना है। वाजपेयी जी अच्छे थे, हमने पूरी तरीके से कोशिश की, वाजपेयी जी ने बहुत कोशिश की, मोदी जी ने भी कोशिश की, लेकिन हमारी गलतफहमी यही थी कि पॉलिटिकल लीडरशिप से बात नहीं करना था, हमें तो इनके वहां से जनरल से बात करना था, तब समाधान पहुंचता। ये तो और खुंदक बचती है कि इंडिया के लोग आए और हमसे ना बीच के दूसरे बात कर रहे हैं। जैसे पहले हमने यहाँ तमाशा था कि प्राइम मिनिस्टर कोई और थे और आगे कोई और बढ़ता था, उसी तरीके का स्टेटअप वहां पर है। वाजपेयी जी, इन्होंने सब कुछ पहले से, ये लोग जैसे हमारी जो सरकार है बहुत दिनों से देख रही थी, बहुत दिनों से कोशिश करी थी, बहुत दिनों के बाद आई है। और इनका जो अप्रोच है, पहले इन्होंने आपको मौका दिया, वाजपेयी जी ने भी मौका दिया, तो आपने कारगिल ले दिया हमें उठा के। अभी मोदी जी ने भी किया तो जवाब दे दिया, मोदी जी के सामने भी 2 किया, 2016 में किया तो आपने छोटा जवाब दिया, आपको 3 साल रुके, 2019 में भी आपने कर दिया, फिर थोड़ा बड़ा जवाब दिया। अब मुझे लगता है कि सबक जो है वो सिखाने की जरूरत है ओपी तिवारी जी। और ये जो आतंक की फैक्ट्री है और आतंक के आका है, इनका नामो निशान मिटाने की जरूरत है, नहीं तो हालात कमोबेश ऐसे रहेंगे। 1-2 साल ये फिर शांत रहेंगे और उसके बाद इसी तरह की, यानी पहलगाम हमले की तरह जघन्य अपराध करेंगे। ओपी तिवारी जी आपका, टीपी त्यागी जी आपका और हुसैन जावेद जी आपका, आप तीनों खास मेहमानों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। तो बुलेटिन में